हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जो आयनिक ठोसों की विलेयता हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, उससे आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी आयनिक क्रिस्टल में जो विपरीत आवेशित आयन हैं वो विलायक के अणु के साथ में विलायकीकृत होते हैं और क्रिस्टल जालक छोड़ करके विलयन में 1 by 1 करके आते चले जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक आयनिक क्रिस्टल बनाया है छोटा सा, जिसमें विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के साथ में संपर्क में है और ये जो आयनिक स्ट्रक्चर है उसमें धनायन और ऋणायन इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि उनके मध्य आकर्षण अधिकतम व प्रतिकर्षण न्यूनतम लगे, ताकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक स्थायी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा और विलायक ऊर्जा का मान कम होता है तो वो क्रिस्टल विलायक में नहीं घुलता है, और अगर किसी क्रिस्टल के लिए विलायक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, जालक ऊर्जा का मान कम होता है, तो वह क्रिस्टल घुल जाता है। ओके, तो जालक ऊर्जा और विलायक ऊर्जा के तुलनात्मक मान के आधार पर हम किसी आयनिक क्रिस्टल के किसी विलायक में घुलने की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं कि कौन विलय होगा और कौन अविलय होगा। दूसरा, हमने ये भी बताया था कि जालक ऊर्जा का काम क्रिस्टल में आयनों को आपस में बांधे रखना होता है और जो विलायकन ऊर्जा है उसका काम क्रिस्टल में आयनों को तोड़ने का होता है, यानी विलायकन ऊर्जा आयनों को क्रिस्टल जालक से मुक्त करके और विलयन में ले आती है। तो दोनों का रोल एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल को किसी विलायक में घोला गया है, यहाँ पे विलायक के रूप में जल के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो जब ये क्रिस्टल जालक है, इसमें उपस्थित आयन विलायक के अणुओं के संपर्क में आते हैं, तो देखिए क्या होता है। जब जो क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, इसके संपर्क में हम विलायक नहीं लेकर के आए हैं, उस स्थिति में देखिए क्या होता है। अगर हम इस ऋणायन की हम बात करें, तो ये जो ऋणायन है वो इन धनायन के संपर्क में है, तो इस ऋणायन का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों धनायनों को आकर्षित करने के काम में आएगा। ओके, लेकिन जब हम इस आयनिक क्रिस्टल के संपर्क में जल के अणु या किसी विलायक के अणु लेकर के आते हैं, तो इस स्थिति में देखिए विलायक के अणु इस आयनिक क्रिस्टल के चारों ओर अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो क्रिस्टल का जो धनावेश है, धनायन है, वो विलायक के ऋणात्मक सिरे से और जो धनायन है वो जो ऋणायन है वो इसके धनात्मक सिरे से और धनायन है वो ऋणात्मक सिरे से घिर जाता है। और घिरने का परिणाम क्या होता है, देखिए अगर हम इस आयन की बात करें तो इस आयन पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है पहले केवल इन धनायनों को आकर्षित करने में काम आ रहा था, लेकिन अब विलायक के अणु और इस आयन के बीच में भी आकर्षण होगा, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है विलायक के अणु के द्वारा उदासीनीकृत कर दिया जाता है। और जब ऋणायन का नेगेटिव चार्ज विलायक के अणुओं के द्वारा उदासीनीकृत कर दिया गया है, उस स्थिति में इस ऋणायन का क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो धनायन है उनके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। जब ऋणायन का क्रिस्टल जालक के धनायनों के प्रति आकर्षण कम हो गया तो वो ऋणायन क्रिस्टल जालक छोड़ करके कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है। विलयन में जाने के बाद में देखिए क्या होता है। ये सपोज करिए हमने कोई धनायन लिया है, तो इस धनायन के चारों ओर जो विलायक के अणु हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते चले जाते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए, तो देखिए जो विलायक का ऋणात्मक वाला पार्ट है वो धनायन को इस प्रकार से घेर लेता है। एक स्फेरिकल शेप का जो शीट है, एक आवरण है, उसका निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इसका जो क्रिस्टल जालक का ऋणायन है उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाता है।
ठीक उसी प्रकार से ये जो जल के जो अणु हैं दूसरे स्फीयर के माध्यम से ये जल के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं, तो इस प्रकार से जो प्राथमिक स्फीयर और जो द्वितीयक स्फीयर है उनका निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम रेनाइन की बात करें तो रेनाइन भी ये प्राथमिक स्फीयर और जो द्वितीयक स्फीयर है उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ में ये जल के अणु हैं वो जुड़ के चले जाते हैं, और ये जैसे जल वियोजित रेनाइन है ठीक उसी प्रकार से ये जल वियोजित रेनाइन का निर्माण हो जाता है। जल योजन की प्रक्रिया में कुछ एनर्जी मुक्त होती है जिसको हम जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर हम एक सामान्य बात करें तो विलायकन की प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम विलायकन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर हम कोई आयनिक क्रिस्टल लें, ठोस आयनिक क्रिस्टल, इसको हम किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है, सॉल्वेटेड रेनाइन और सॉल्वेटेड रेनाइन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए अगर रेनाइन है इसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये बनेगा सॉल्वेटेड रेनाइन, और इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसको हम रेनाइन की सॉल्वेटेड एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो रेनाइन है उसको जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्वेटेड जो रेनाइन है वो प्राप्त होता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेनाइन की सॉल्वेटेड एनर्जी कहलाएगी, और जो टोटल एनर्जी है जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं वो H प्लस प्लस H माइनस का टोटल होगी। यानी रेनाइन और रेनाइन की जो विलायकन ऊर्जा है उसका योग क्या कहलाता है, आयनिक क्रिस्टल का विलायकन ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो विलायकन की प्रक्रिया है, सॉल्वेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसके मान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो जो आयनिक क्रिस्टल है उस विलायक में घुलेगा या नहीं घुलेगा, क्योंकि जालक ऊर्जा और जो विलायकन ऊर्जा है दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती है। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से आयनिक क्रिस्टल ज्यादा विलयशील होते हैं, कौन से कम विलयशील होते हैं। तो इसके लिए हमने जो सेकेंड एस ग्रुप है उसकी मेटल्स के सल्फेट हमने चूज किए हैं। तो जैसे बेरिलियम सल्फेट है, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। तो देखिए ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो धनायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो जो सॉल्वेशन एनर्जी है उसका मान धनायन के आकार से निर्धारित होता है। सॉल्वेशन एनर्जी का मान धनायन के आकार से निर्धारित होता है, जबकि जो जालक ऊर्जा है उसका मान ऋणायन के आकार से निर्धारित होता है। क्यों होता है ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बताएंगे कि जो जालक ऊर्जा है उसका मान जो दो विपरीत आवेशित आयन हैं उनके बीच की जो अंतरानाभिकीय दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दो आयनों के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी का मान बढ़ता है जालक ऊर्जा का मान घटता है। और जो अंतरानाभिकीय दूरी है हम जानते हैं R इक्वल क्या होता है, R प्लस प्लस R माइनस। तो क्या हो गया, जालक ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 R प्लस प्लस R माइनस। तो यहाँ पे देखिए धनायन का ऋणायन का आकार चूंकि धनायन के आकार से बड़ा होता है तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा रोल प्ले करता है धनायन की इससे। ठीक है, लेकिन जो विलायकन ऊर्जा है वो उसका मान जो धनायन और ऋणायन है इंडिविजुअल इस प्रकार से निर्भर करता है। तो इसका आकार बड़ा होने की वजह से ये फैक्टर कम हो जाता है, तो इसका मान जो विलायकन ऊर्जा का मान है वो धनायन के आकार से निर्धारित होता है। तो देखिए हम अगर धनायन के आकार को लेकर चले तो ऊपर से नीचे जाने पर धनायन का आकार बढ़ रहा है, जैसा कि अभी हमने कहा है विलायकन ऊर्जा का मान धनायन के आकार से निर्धारित होता है। तो और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती भी है, तो अगर धनायन का आकार
बड़ा होगा तो उसके लिए जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखिए बेरिलियम सल्फेट के लिए जालक विलायकन ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, और बेरिलियम सल्फेट के लिए विलायकन ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि इसका जो R प्लस है वो सबसे कम है। तो इनका जो विलेयता है, जो सेकेंड एस ग्रुप के जो सल्फेट हैं, धात्विक जो सल्फेट हैं, उनकी विलेयता बेरिलियम सल्फेट से बेरिलियम सल्फेट की तरफ बढ़ती चली जाती है। ओके, ये बात क्लियर हुई। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं, लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की हम बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होना चाहिए, लिथियम इसमें कांस्टेंट है, यानी लिथियम का जो धनायन है उसका आकार हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में देखिए ऋणायन का आकार हम परिवर्तित कर रहे हैं। ऋणायन का आकार सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। तो यहाँ पे देखिए जालक ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस, तो ऋणायन का आकार जिसका ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो देखिए इसकी जालक ऊर्जा कम है, बात समझ में आ रही है। लिथियम आयोडाइड की जालक ऊर्जा सबसे कम है, और जब जालक ऊर्जा सबसे कम होगी तो जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, डेफिनेटली उसकी विलायकन ऊर्जा ज्यादा होगी और सोल्युबिलिटी का क्रम क्या प्राप्त होगा हमें, लिथियम क्लोराइड से लिथियम आयोडाइड की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। दूसरा ये है इसमें, ये जो लिथियम है छोटे आकार का है और ऋणायन बड़े आकार का है, तो ये मिसमैच है। जब हम इसका विलायकन करते हैं तो छोटे आकार का जो लिथियम है वो विलायकी अणु के द्वारा घिर जाता है, उसका जल योजन ज्यादा हो जाता है, तो हमें जल योजित जो आयन प्राप्त होता है वो एक स्थायी जल योजित आयन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन है वो दोनों समान आकार के हैं, ऐसी स्थिति में इनका जल योजन है इतना संभव नहीं है जितना कि लिथियम आयोडाइड के केस में था। तीसरा एग्जांपल हमने सिल्वर के हैलाइड्स का लिया है। सिल्वर के हैलाइड्स में देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें धनायन है वो छोटे आकार का नहीं है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला इसमें धनायन है जिसकी की द्रवण क्षमता ज्यादा होती है आयंस के नियम के अनुसार। तो देखिए तो ज्यादा द्रवण क्षमता वाला जो धनायन है वो ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा, और इसमें क्या होगा, बंध में सैचुरेशन गुण आएंगे और इसमें बंध में आयनिक गुण आएंगे, और जिस बंध में सैचुरेशन गुण आएंगे वो विलायक में कम विलयशील होगा, और जिस बंध में आयनिक गुण आएंगे वो ज्यादा विलयशील होगा। इनकी विलेयता का क्रम क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड से सिल्वर क्लोराइड तक बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।